ये मार्च 1968 का जिक्र है। एक दिन मौलाना हामिद अली खान ने आगा शोरिश कश्मीरी को फोन किया और बताया कि हफ्त रोजा लाहौर में अल्लामा इकबाल के खिलाफ अनाप शनाप शाया किया जा रहा है और तुम्हारे सिवा कोई और नहीं जो शायर मशरिकी किरदार कशी का जवाब दे सकता है। आगा शोरिश कश्मीरी हफ्त रोजा चट्टान के मुदीर थे। अल्लामा इकबाल की शान में बहुत सी नज़में और 2 किताबें भी लिख चुके थे। उन्होंने मौलाना हामिद अली खान से अर्ज किया कि मैं तो अपने पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल का हमेशा दिफा करता ही रहता हूँ, लेकिन वो मुजाविरान इकबाल कहाँ हैं जो इकबाल के नाम पे हुकूमतों से तनख्वाह लेते हैं? क्या उन्हें इकबाल का दिफा नहीं करना चाहिए? मौलाना हामिद अली खान ने जवाब में कहा, जिसका काम इसी को सांझे। आगा शोरिश कश्मीरी जरा दिल मिला गए और कहा, ये मजलिस इकबाल और इकबाल एकेडमी वाले कहाँ सो रहे हैं? फिर आगा साहब ने कहा कि आप भी तो मौलाना जफर अली खान के भाई हैं, आप अल्लामा इकबाल का दिफा क्यों नहीं करते? हर किसी से लड़ना मेरा ही काम रह गया। मौलाना हामिद अली खान ने कहा, ये काम तो आप ही को करना है। मामला दरअसल ये था कि हफ्त रोजा लाहौर एक मखसूसी मजहबी गुरोह का तर्जुमान था और अल्लामा इकबाल से नाराजगी की वजह ये थी कि उन्होंने इस मजहबी गुरोह को अपनी जिंदगी में दार इस्लाम से खारिज करने की हमायत की थी। लिहाजा इस गुरोह की तरफ से अल्लामा इकबाल पर इल्मी तनकीद के नाम पर झूठे इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी रहता था। बहरहाल आगा शोरिश कश्मीरी ने अल्लामा इकबाल के दिफा में अपने कलम को तलवार बना लिया। हफ्त रोजा चट्टान पीछे रह गया और आगा साहब ने अल्लामा इकबाल के मुखालिफिन के खिलाफ जलसों में धुआंधार तकरीर शुरू कर दी। इकबाल का ये दिफा हुकूमत वक्त को अमन अमान के लिए खतरा दिखाई देने लगा। लिहाजा 22 अप्रैल 1968 को डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत न सिर्फ चट्टान का डिक्लेरेशन मंसूख कर दिया गया बल्कि चट्टान प्रिंटिंग प्रेस भी जब्त कर लिया गया। आगा शोरिश कश्मीरी के साथ जनरल अयूब खान की नाराजगी एक और वजह जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उनकी दोस्ती थी। भुट्टो ने 1 साल पहले वजारत खारजा से इस्तीफा देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मूसा खान जाती तौर पर आगा साहब से गुजारिश कर चुके थे कि भुट्टो की तकारीर अपने जरीदे में शाया ना करें, लेकिन आगा साहब भुट्टो को सेंसर करने के लिए तैयार न थे। इस जमाने में मौलाना कौसर नियाजी ने भुट्टो पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाया तो आगा शोरिश कश्मीरी ने भुट्टो का भरपूर दिफा किया, जिस पर हुकूमत नाराज थी। हफ्त रोजा चट्टान पर पाबंदी ने आगा साहब को गजबनाक कर दिया। कलम की जगह जुबान के तीर चलने लगे और फिर 5 मई 1968 को JUI के इस जलसे में की जाने वाली तकरीर की पादाश में आगा शोरिश कश्मीरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद वो कहानी शुरू होती है जो उन्होंने अपनी किताब मौत से वापसी में तहरीर की है। ये उनकी पहली गिरफ्तारी नहीं थी। क़याम पाकिस्तान से कबल वो अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ तकरीरों पर कई दफा गिरफ्तार हुए। क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेजों की कैद में गुजरने वाले अयाम की कहानी इनकी किताब पसे दीवान ज़ंदान में है। मौत से वापसी जनरल अयूब खान के कैद में की जाने वाली इस भूख हड़ताल की कहानी है जिसने पूरी रियासत को हिला दिया था। इस किताब में आगा साहब लिखते हैं कि हुकूमत वही अच्छी है जो अवाम पर कम से कम हुकूमत करे। इस किताब में आगा साहब ने बताया कि जब जनरल अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ा तो जनरल ने आगा साहब के साथ एक लंबी मुलाकात की और मादरे मिल्लत के खिलाफ तहरीर और तकरीर के एवज उन्हें बहुत कुछ पेश किया, लेकिन आगा साहब ने माजरत कर ली। इस जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो हुक्मरान जमात के सेक्रेटरी जनरल थे। जब उन्होंने हुकूमत छोड़ दी तो उन्हें अखबारात और जराइद से गायब कर दिया गया। भुट्टो की कवरेज रोकने का भी भारी मुआवजा पेश किया गया, लेकिन आगा साहब ने ठुकरा दिया। गिरफ्तारी के बाद आगा शोरिश कश्मीरी को लाहौर की बजाय डेरा इस्माइल खान की जेल में भेजा गया। वहां उन्हें जहर देने की कोशिश हुई। आगा शोरिश कश्मीरी ने जेल इंतजामिया के आंखों में धूल झोंककर चीफ जस्टिस मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट लाहौर को एक खत लिखा कि उन्हें डेरा इस्माइल खान जेल में कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ आगा साहब ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने आगा साहब को रावलपिंडी या पेशावर मुंतकिल करने का हुक्म दिया और 28 मई को नजरबंद आगा शोरिश कश्मीरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने की हदायत दी। हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आगा साहब को कराची में पेश करने का हुक्म दे दिया। यहाँ इस कहानी का वो बाब शुरू होता है जो आज के हालात की अक्कासी करता है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहले प्यार मोहब्बत से समझाया और फिर धौंस पर उतर आई। जज साहिबान ने कहा कि अगर आगा शोरिश कश्मीरी को कोई रिलीफ दिया गया
تو یہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس شوکت علی کی طرف سے چیف جسٹس کو ایک تفصیلی خط لکھا گیا جو موت سے واپسی میں شامل ہے۔ اس خط میں بتایا گیا کہ آغا شورش کشمیری کا مقدمہ جس بینچ کے سپرد تھا، اس بینچ پر حکومت نے نہ صرف اثر انداز ہونے کی کوشش کی بلکہ ہمارے اثاثوں کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ آغا صاحب کو کراچی جیل بھجوا دیا گیا، انہوں نے وہاں بھی بھوک ہڑتال کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں جیل میں ملنے کی کوشش کی لیکن انہیں اجازت نہ ملی۔ سینٹرل جیل کراچی سے آغا شورش کشمیری نے جنرل ایوب خان کو ایک خط لکھا جس میں ان کی حکومت کے زوال کی پیش گوئی شامل تھی۔ آغا صاحب کی کتاب میں روزنامہ جنگ کا ایک اداریہ بھی شامل ہے جو عدلیہ کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی مذمت میں تھا۔ ایک طرف آغا شورش کشمیری کی بھوک ہڑتال نے پورے ملک کو پریشان کر دیا، دوسری طرف عدلیہ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی، لہٰذا آغا شورش کشمیری کو ایک ڈکیٹر کے حکومت نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر رہا کیا کیونکہ جبر و استبداد کے خلاف عوامی بے چینی ایک سیاسی تحریک میں بدل رہی تھی۔ مارچ 1969 میں جنرل ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ موت سے واپسی کا مطالعہ ان کو بتائے گا کہ پاکستان میں صحافیوں ججوں پر دباؤ کیسے ڈالا جاتا ہے اور ان کے ضمیر کو کیسے خریدا جاتا ہے۔ آغا شورش کشمیری کی ایوب خان سے لڑائی علامہ اقبال کے دفاع سے شروع ہوئی اور اس لڑائی کا اختتام علامہ اقبال کے دشمنوں کے ساتھ 1974 میں ہوا جب پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے ان کا موقف تفصیل سے سن کر متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب انہیں اس آئین کو مان لینا چاہیے کیونکہ یہ آئین بطور اقلیت نہیں، وہ تمام حقوق دیتا ہے جن کے بارے میں آغا شورش کشمیری نے ایوب خان کے نام خط میں کہا تھا۔ علامہ اقبال کی تحریروں کی روشنی میں ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ وہ پاکستان میں اقلیت کے طور پر رہیں۔ ہم ان کے ننگو ناموس جان و مال کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یکساں سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔